Assalamu alaikum dear students. This is Utbah Safwan Khan and I am your course instructor for marketing management. Students, today we will analyze business markets. हम देखेंगे कि जो मार्केट्स हैं कंज्यूमर मार्केट्स उनसे बिजनेस मार्केट्स कैसे डिफरेंट होती हैं। जो हमारी परचेजिंग है जिसे हम बिजनेस टू कंज्यूमर परचेजिंग कहते हैं वो कैसे डिफरेंट है बी टू बी परचेजिंग से, जिसे बिजनेस टू बिजनेस परचेजिंग कहते हैं। यानी कि आपको पता है कि मार्केट्स डिफरेंट टाइप की होती हैं। कंज्यूमर मार्केट्स हैं, बिजनेस मार्केट्स हैं, गवर्नमेंट मार्केट है जिससे गवर्नमेंट जिसमें परचेजिंग कर रही होती है। तो ये आज हम बिजनेस मार्केट्स को डिस्कस करेंगे। ये स्टूडेंट्स बुक मैं आपको बता चुका हूँ, हम कॉटलर केलर की फॉलो कर रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की। जो भी लेटेस्ट एडिशन मार्केट में है आप परचेज कर लीजिए। आज जो हम डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे कि बिजनेस मार्केट क्या होती है और ये कंज्यूमर मार्केट से कैसे डिफरेंट होती है, और जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशनल बायर्स होते हैं वो क्या क्या सिचुएशंस फेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में बायर की ड्यूटी मिलती है, ये परचेजर की ड्यूटी मिलती है, तो वहाँ पर आप क्या क्या सिचुएशंस फेस कर सकते हैं। और साथ साथ हम देखेंगे कि बी टू बी जो बाइंग प्रोसेस है या बिजनेस टू बिजनेस बाइंग प्रोसेस है, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा होता है। तो इसके साथ हम देखेंगे कि जो बिजनेस बायर्स हैं वो डिसीजंस कैसे कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप सेलिंग कर रहे हैं और आपका जो बायर है वो बिजनेस है, तो वो बिजनेस के जो बायर्स हैं वो कैसे परचेज के डिसीजंस कर रहे होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। और जो हमारे बिजनेस कस्टमर हैं, फॉर एग्जांपल मैं चीज़ सेल करता हूं और मेरे चीज़ परचेज करने वालों में रेस्टोरेंट शामिल हैं, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स जो उस चीज़ को पिज़्ज़ा और पास्ता बनाने में यूज़ करते हैं। तो मैं कैसे अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कर सकता हूं अपने बिजनेस कस्टमर्स के साथ, क्योंकि कंज्यूमर्स को डायरेक्ट तो मैं सेल कर नहीं रहा, मैं बिजनेसेस को सेल कर रहा हूं, तो उनके साथ मैं कैसे अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कर सकता हूँ। इसके साथ साथ हम देखेंगे जो इंस्टीट्यूशनल और गवर्नमेंट बायर्स हैं वो कैसे अपनी बाइंग करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे थोड़ा सा। जी, ये एक कंपनी है सिस्को, जो कंपनीज को डिफरेंट कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, आईटी से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये बिजनेसेस को ही टारगेट करती है, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को टारगेट नहीं करती। तो कैसे ये कंपनीज ये काम सर अंजाम देती हैं, इसके बारे में हमारी आज डिस्कशन होगी। ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग यानी कि जो भी बाइंग ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, इंडिविजुअल्स नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल, मैं मार्केट जाता हूं, मुझे एक एयर कंडीशनर की ज़रूरत है और मैं एक स्प्लिट एसी अपने लिए परचेज कर लेता हूं, तो मेरा बाइंग बिहेवियर डिफरेंट होगा। मैं जो बाय करने जाऊंगा, जैसे मैं बिहेव कर रहा हूँ, डिसीजन मेकिंग कर रहा हूँ कि कौन सा ब्रांड मुझे परचेज करना है, कितने पैसों में परचेज करना है, मेरा बाइंग बिहेवियर डिफरेंट होगा। अगर मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक परचेजर की ड्यूटी मिलती है और एज ए परचेजर उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मैं एसी परचेज करने जाता हूँ, एक है या एक से ज़्यादा है, ज़्यादातर केसेस में ज़्यादा एसी परचेज करूँगा क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से परचेजिंग करने जा रहा हूँ। तो उस सूरत में ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग कैसे होती है, तो बेसिकली ये एक डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग। यानी इसमें आपको यानी एक इंडिविजुअल फैसला नहीं कर रहा, बल्कि पूरा प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग का, जिसके ज़रिए ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली देखती हैं कि क्या हमें ज़रूरत भी है किसी चीज़ की या किसी सर्विस की ज़रूरत है। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ये देखती हैं कि इवेल्युएट करती हैं कि जो भी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं या जो भी सप्लायर्स अवेलेबल हैं उनमें से किसको चुना जाए। यानी पहले नंबर पर ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे कि हमें किसकी ज़रूरत भी है या नहीं है। ज़रूरत का फैसला करने के बाद वो देखेंगे कि कौन कौन से लोग, कौन कौन से ब्रांड्स, कौन कौन सी कंपनियां, कौन कौन से सप्लायर्स इन चीज़ों को सप्लाई कर रहे हैं जो हमें चाहिए। तो उसके बाद उनको हम आइडेंटिफाई भी करेंगे, एवेल्युएट भी करेंगे और फिर फाइनली चूज करेंगे कि हमें इनमें से किस प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदना है जिसकी हमें ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ज़रूरत है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग कहेंगे। जी, अब इसमें जो बड़े बड़े मार्केटिंग चैलेंजेस हैं बिजनेस में, वो क्या है कि आपको सबसे पहले कस्टमर नीड्स की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर ऑर्गेनाइजेशनल सेलिंग कर रहा हूं, मैं हायर कंपनी का फॉर एग्जांपल मैनेजर हूं और मेरी कंपनी अपने एसी सेल करती है, तो मैं देखूंगा कि जो ऑर्गेनाइजेशंस मेरे से एसी परचेज कर रही हैं वो ऑर्गेनाइजेशन
के जो कस्टमर्स हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो कैसे, उनकी ज़रूरियात क्या हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, क्या नीड्स हैं उनकी, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना एक अहम काम है। सेकेंडली, आजकल आपको पता है कि ग्लोबल विलेज है दुनिया में, और जो बाहर से दूसरे कंट्रीज जहाँ पे कम रेट में चीज़ें अवेलेबल हैं, तो उन कंट्रीज का भी इम्पैक्ट हमारी सेलिंग पर और बाइंग पर आ रहा है। चाइना का है स्पेशली, जिस तरह वो मार्केट्स को रीशेप कर रहा है चाइना, कम कॉस्ट में चीज़ें प्रोड्यूस करके मार्केट्स में फेंक रहा है। इस तरह इंडिया का भी बाज़ ममालिक में असर होता है, बट नॉट दैट मच इन पाकिस्तान, क्योंकि हम इंडिया से ज़्यादा परचेजिंग नहीं कर रहे होते। उसके बाद हमने देखना है कि क्वांटिटेटिव स्किल्स को हम कैसे इम्प्रूव करें, एनालिटिकल स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करें, ताकि हम समझ सकें अपने कंज्यूमर्स को और कस्टमर्स को। और इनोवेशन को दोबारा से अपने सिस्टम का हिस्सा बनाएं, ताकि इनोवेशन की मदद से हम अपनी ग्रोथ कर सकें ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये बिजनेस के जो मार्केटिंग के चैलेंजेस हैं वो कुछ हैं। और उसके अलावा हम ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल्स नए तैयार करें और उनके नए लिंकेजेस को तैयार करें। अब जो बिजनेस मार्केट्स हैं, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से बिजनेस मार्केट्स किस किस तरह से बिहेव कर रही होती हैं, और इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उनमें एक है कि बिजनेस मार्केट्स में कुछ बायर्स होते हैं और बड़े बायर्स होते हैं। अब कंज्यूमर मार्केट कैसी है, फॉर एग्जांपल आप देखें कि जो एसी के कंज्यूमर्स हैं, जो एसी अपने घरों में खरीद कर लगाते हैं, मुल्तान में कितने लोग हैं जो डेली एसी परचेज करते होंगे? शायद हंड्रेड्स में तो होंगे लोग जो डेली एसी परचेज करते होंगे। फॉर एग्जांपल 300, 400, मे बी 500, 1000 लोग शायद डेली एसी परचेज करते हो। लेकिन अगर आप देखें कि जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग है या बिजनेस जो एसी परचेज कर रहे हैं, उनकी तादाद कम होगी। यानी मुल्तान में मे बी डेली 1 डजन, मे बी 2 डजन ऑर्गेनाइजेशन एसी परचेज करती होंगी। तो कम ऑर्गेनाइजेशन या कम जो है वो बायर्स हैं जो इंस्टीट्यूशनल या बिजनेस परचेजिंग कर रहे हैं। लेकिन लार्जर बायर्स हैं। अब जो इंडिविजुअल बायर्स एसी या कंज्यूमर्स जब एसी परचेज करने जाएंगे, तो वो एक शख्स शायद एक एसी परचेज कर अपने घर के लिए 2-3 कर सकता है, दैट्स इट मैक्सिमम, नॉट मोर देन 3 एसीज। लेकिन अगर आप देखें कि जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बाइंग होगी, तो हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन 2 डजन, कोई ऑर्गेनाइजेशन 1 दर्जन, 20, 30, इससे ज्यादा एसी परचेज कर सकती है। तो इसलिए जो आपके बायर्स होते हैं वो कम तादाद में होते हैं, लेकिन लार्जर बायर्स होते हैं। उसके अलावा जो है सप्लायर कस्टमर रिलेशनशिप ज़्यादा क्लोज होता है। अब आप देखें कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो एसी परचेज करने जा रही है अपने सप्लायर से, तो वो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा ताल्लुक उसके साथ पैदा करेगी, और वो सप्लायर भी ज़्यादा ताल्लुक पैदा करेगा कंपेयर टू समवन हु इज़ परचेजिंग एसी जस्ट वंस इन हिज और हर लाइफ टाइम। मैं ज़िंदगी में एक ही बार अपने कमरे के लिए एसी परचेज करूंगा, या मे बी मैं 5 साल बाद या 10 साल बाद अपना एसी चेंज करूंगा। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को शायद फ्रीक्वेंटली एसी की जरूरत पड़ती रहे, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन जब एसी परचेज करने जाएगी, तो वो बेचने वालों से उनका ताल्लुक ज्यादा क्लोज होगा। तो इसलिए सप्लायर और कस्टमर का क्लोज रिलेशनशिप होगा जी। उसके अलावा इसमें प्रोफेशनल परचेजिंग होती है बिजनेस मार्केट में। इसमें जो है रैंडम परचेजिंग नहीं होती, या इम्पल्स परचेजिंग नहीं होती, बल्कि प्रोफेशनली डिसाइड किया जाता है कि किसको खरीदना है, और सारे अल्टरनेटिव्स को क्लोजली इवेल्युएट करके और माइन्यूटली देख के उसका फैसला किया जाता है, प्रोफेशनल काम किया जाता है। उसके अलावा इन्फ्लुएंस, बाइंग को इन्फ्लुएंस करने वाले बहुत से लोग हैं। अगर मैं एसी परचेज करूंगा, तो मेरी में भी परचेजिंग को इन्फ्लुएंस करने वाले कम लोग होंगे। मिसाल के तौर पर शायद मेरे घर वाले, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स में भी ये चंद लोग मुझे इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे, शायद ऑफिस के लोग। लेकिन मेजरली डिसीजन मेरा अपना होगा। जबकि जब हम ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग की तरफ जाते हैं, तो हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि उस बाइंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ भी होगा, जो परचेज डिपार्टमेंट वाले वो हैं, जिन लोगों ने एसी यूज करना है वो लोग हैं। देयर आर सो मेनी पीपल जो कि ऑफिशियली और उसको इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे बाइंग प्रोसेस को। उसके साथ साथ सेल्स कॉल मल्टीपल करनी पड़ेंगी। एक बार से शायद ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाई ना हो और आपसे चीज़ ना खरीदे, तो कई बार मिलना पड़ेगा। जबकि इंडिविजुअल बाइंग में जब आप हाउस होल्ड के लिए या कंज्यूमर्स बाय कर रहे होते हैं, तो अमूमन वो एक ही बार में अमूमन सेल डील हो जाती है और मल्टीपल सेल्स कॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके साथ साथ डिमांड जो है वो डिराइव्ड होती है, कहीं और से डिमांड आ रही होती है और उसे कोई और फुलफिल कर रहा होता है, जबकि जो इंडिविजुअल हैं उनमें ऐसा नहीं होता। उसके साथ इन इलास्टिक डिमांड है, डिमांड में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत पड़ती रहती है।
और फ्लक्चुएटिंग डिमांड्स भी हैं। तो ये बेसिकली जो और बायर जो हैं वो जोग्राफिकली कंसंट्रेटेड भी हो सकते हैं कि पर्टिकुलर एरियाज हैं जहाँ फैक्ट्रीज ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा जो है वो बायर्स मिलेंगे, इंस्टीट्यूशनल बायर्स मिलेंगे, डायरेक्ट परचेजिंग हो रही होती है। तो अब ये बाइंग सिचुएशन कैसे बनती है? बहुत सी बाइंग सिचुएशन बन सकती हैं। स्ट्रेट रीबाय के एक शख्स जिसने आपसे पहले इंस्टीट्यूशन की तरफ से 20 एसी खरीदे थे, अब उसे 10 एसी और ज़रूरत है, वो सीधा आपके पास आता है, 10 एसी खरीद कर चला जाता है। तो ये सिचुएशन हो सकती है। दूसरा ये है कि मॉडिफाइड रीबाय, वो आता है, थोड़ा सा निगोशिएट करता है, थोड़ा पुराने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस होती हैं, उसके मुताबिक दोबारा से डिसीजन कर सकते हैं। या फिर एक न्यू टास्क, एक नया बंदा आता है आपके पास और वो आपको कहता है कि मैं आपसे एसी खरीदना चाहता हूँ पहली बार इंस्टीट्यूशनल बाइंग या बिजनेस बाइंग के लिए। तो बहुत सिचुएशंस हो सकती हैं। अब सिस्टम्स जो हैं बाइंग सेलिंग के बहुत से हो सकते हैं। टर्न की है जिसमें बस आप ऑर्डर मिलता है और आप पूरा करते हैं, फौरन से चुटकी बजाकर हल निकल आता है, टर्न की सोल्यूशन। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सेकंड टायर कॉन्ट्रैक्टर्स बन जाते हैं और सिस्टम सब कंपोनेंट्स असेंबलिंग प्रोवाइड कर दी जाती है, जिसमें आपके साथ एक क्लोज रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। अब बाइंग सेंटर जो जो लोग बाय कर रहे हैं या जो लोग खरीद रहे हैं हमसे मुख्तलिफ चीज़ें, उनमें कौन कौन रोल प्ले कर सकता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कौन कौन रोल प्ले कर सकता है बाइंग के लिए। कुछ लोग इनिशिएटर्स हैं जो इनिशिएट कर रहे हैं कि ये चीज़ बाय होनी चाहिए। एसी की एग्जांपल देते हैं दोबारा से कि एसी जिसको चाहिए, जिसके ऑफिस में चाहिए, वो शायद इनिशिएट कर रहा होगा कि ये एसी चाहिए। एचआर डिपार्टमेंट वाले या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वाले जो हैं वो इनिशिएट कर रहे होंगे। उसके बाद यूजर्स इनिशिएट हो सकता है कोई और कर रहा हो, यूज कोई और कर रहा हो। फॉर एग्जांपल इनिशिएट कर रहा होगा एचआर या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट और यूज कौन कर रहे होंगे, ऑफिस में बैठे हुए लोग यूज कर रहे होंगे। अब इनका इनका भी असर है, इनिशिएट करने वालों का भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर असर है और यूजर्स का भी असर है। इन्फ्लुएंसर जो इन्फ्लुएंस डाल रहे होते हैं उस पूरे प्रोसेस पर, उस डिपार्टमेंट का हेड जिसके डिपार्टमेंट के जूनियर्स ने यूज करना है वो इन्फ्लुएंस डाल सकता है, कोलीग्स इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। और उसके बाद फिर डिसाइडर्स, फाइनली डिसाइड किसने करना है, ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड करना है कि हमने ये एसी खरीदना है या वो एसी खरीदना है। और फिर अप्रूवर्स हैं जिनके पास अथॉरिटी है, जो अप्रूव करते हैं इस पूरे मामले को। फाइनेंस के लोग हो सकते हैं, मे भी दूसरे लोग हो सकते हैं, ऑडिट डिपार्टमेंट वाले हो सकते हैं। और फिर फाइनली बाय करने वाले, परचेजिंग करने वाला और शख्स हो सकता है। और फिर उसके बाद गेट कीपर से मुराद है कि जिन लोगों के सामने से गुजर कर चीज जानी, इवन उनका भी इन्फ्लुएंस होता है। तो इतने ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं इंस्टीट्यूशनल बाइंग में या B2B बाइंग में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ है आपके लिए स्टूडेंट्स कि जब हम कंज्यूमर परचेजिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो वो डिफरेंट है, और जब हम ऑर्गेनाइजेशनल परचेजिंग कर रहे होते हैं या बिजनेस टू बिजनेस कर रहे होते हैं तो ये डिफरेंट एक चीज़ है जी। उसके अलावा हमारे जो बिजनेस मार्केट्स हैं इसमें हमने देखना है कि कौन मेजर डिसीजन पार्टिसिपेंट्स हैं। हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन को जब हम कोई चीज़ बेचने जा रहे हैं, हम कोई चीज़ बेच रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन खरीद रही है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन मेजर डिसीजन पार्टिसिपेंट्स हैं, कौन मेजर डिसीजन ले रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उन कौन कौन से डिसीजंस हैं जिस पर जो है वो असर डाल रहे हैं। उसके अलावा उनका कितना असर है, थोड़ा असर है, ज़्यादा असर है, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। और उनका एवेल्यूशन क्राइटेरिया क्या है, वो सिर्फ कॉस्ट को देखते हैं, क्वालिटी भी देखते हैं, उसकी वारंटी देखते हैं, किन किन चीज़ों की बेस पर वो डिसीजन करते हैं, ये हमने देखना है। अब इसमें हम जो है सेल्स स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारे स्मॉल सेलर्स हैं, उसमें हम देखेंगे जो बेसिक की बाइंग इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको हम फोकस कर लें। जो लार्ज सेलर्स हैं उनमें हम मल्टी लेवल इन डेप्थ सेलिंग को फोकस करेंगे, यानी छोटी ऑर्गेनाइजेशन हमसे चीज़ें परचेज कर रही है तो उसमें 2-3 लोगों को अगर हमने कन्विंस कर लिया तो हमारा डिसीजन हो जाएगा। लेकिन लार्ज सेलर्स में हमने इन डेप्थ सेलिंग करनी है, वहाँ पे एक कंप्लीट होलसम एक रिलेशनशिप डेवलप करके रखना है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं, उसमें जो है यूजर्स हो सकते हैं, इनिशिएटर्स हो सकते हैं, उसमें अप्रूवर्स हो सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ लोग हैं जिस इन डेप्थ हम उसको सेलिंग करेंगे, मुख्तलिफ लेवल्स पर मल्टी लेवल इन डेप्थ सेलिंग करेंगे जी। उसके बाद जो है बाय फेजेस हैं कुछ इसकी, वो क्या है बाय फेजेस, वो हम देखेंगे कि प्रॉब्लम रिकॉग्निशन है। सबसे पहले देखेंगे ये बाइंग प्रोसेस को हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले हम देख रहे थे कि सेलिंग प्रोसेस को, अब हम बाइंग प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं।
हम देख रहे हैं, सबसे पहले देखेंगे मसला क्या है। मसला ये है कि कुछ कमरे हमारे गर्म हैं, जो गर्मियों में बहुत गर्म हो जाते हैं, और हमारे लोग जो हैं, हमारे ऑफिस में काम करने वाले लोग, वो ठीक से काम नहीं कर सकते। फिर उसके बाद नीड डिस्क्रिप्शन दें कि इन लोगों का मसला जो है वो एसी से दूर होगा। फिर उसके बाद देखेंगे एसी की क्या क्या ज़रूरतें होनी चाहिए, कि ये कमरा इतने साइज़ का है, इसमें 1 टन का एसी लगेगा, 1.5 टन का या 2 टन का। और फिर उसके बाद सप्लायर देखेंगे 1 टन, 1.5 टन या 2 टन में कितने सप्लायर जो हैं वो एसी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद प्रपोजल्स मांगे उनसे कि जी हमें प्रपोजल दें, जी आपका एसी कितने टन का है, कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, और कितने पैसों का है, वारंटी आप कितनी दे रहे हैं, कब आप डिलीवर कर सकते हैं, हमें मुख्तलिफ प्रपोजल्स उनसे ले लें। और उसके बाद उन प्रपोजल्स की बेस पर किसी एक सप्लायर को सिलेक्ट कर लें कि जो आपको बेहतर लगे, कि ये आपको बेहतर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। और फिर उसके बाद ऑर्डर जो है उसको इनिशिएट करें, ऑर्डर रूटीन चलाएं। और उसके बाद फिर फाइनली जब आपने चीज़ खरीद ली हो तो उसका परफॉर्मेंस रिव्यू करें कि जो चीज़ खरीदी है वो ठीक है या उसमें कोई इम्प्रूवमेंट के चांसेस मौजूद हैं। जी, अब ये जो है ये कुछ बाय फेजेस में मैंने बताया कि न्यू टास्क हो सकता है, मॉडिफाइड रीबाय या स्ट्रेट बाय हो सकता है। कि एक शख्स, एक पहली बार हमने चीज़ खरीदनी है, एक दोबारा से खरीदनी है, और एक यह कि हम जो है सीधा सीधा जाते हैं और दोबारा से खरीद लेते हैं, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते। तो इसमें प्रॉब्लम रिकग्निशन में न्यू टास्क में ये करना पड़ेगा, यानी कि ये 8 के 8 स्टेप्स जो हैं ये न्यू टास्क में लाजमी करने पड़ेंगे। और स्ट्रेट रीबाय में से इनमें से सिर्फ प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन मांगनी है और परफॉर्मेंस रिव्यू दूसरी बार करना है, बाकी सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मॉडिफाइड रीबाय में कुछ स्टेप्स को आप जो है वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और कुछ स्टेप आपको लाजमी करने हैं। तो ये आपको स्टूडेंट्स जो है इस पर फोकस करना है। जी स्टूडेंट्स, अभी हम इसको अगर इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएं तो हम देखते हैं कि जो है ई प्रोक्योरमेंट क्या क्या तरीके हैं, वेबसाइट्स के थ्रू कैसे परचेजिंग हो सकती है, और डायरेक्ट एक्सटर्नल लिंक्स हैं मेजर सप्लायर्स के, उनके साथ आप बाइंग अलायंस बना लें, उनके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप कर लें, या बाइंग साइट्स हैं कंपनी की, वहाँ से कैसे जो है वो परचेजिंग की जा सकती है। ये इसका एक और मेथड है। उसके अलावा अभी कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो प्राइस ओरिएंटेड कस्टमर हैं। हम चीज़ें बेच रहे हैं, हमारे कस्टमर जो हैं वो प्राइस को बहुत ज़्यादा जो है उस पर निगोशिएट करते हैं, प्राइस ओरिएंटेड हैं। तो उनकी शायद जो है उनको हमें हैंडल डिफरेंट तरीके से करना पड़ेगा। उनकी क्वांटिटी परचेज जो है उसको लिमिट करना पड़ेगा थोड़ा सा। उसके अलावा उनको कहें कि आपको हम रिफंड्स नहीं देंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी हमसे प्राइस पर डील कर लिया है, अब हम आपको रिफंड देने काबिल नहीं होंगे। उसके साथ साथ एडजस्टमेंट्स ना करें उनके साथ, और उनको ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड ना करें। तो दैट्स हाउ यू कैन मैनेज देम। और जो है कस्टमर वैल्यू को रिसर्च करने में कुछ मेथड्स हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे उसकी असेसमेंट की जाती है, इंटरनल असेसमेंट, और फिर उसके बाद इन यूज असेसमेंट कैसे की जाती है, फोकस ग्रुप असेसमेंट कैसे की जाती है। तो ये डिफरेंट तरीके हैं जिनकी मदद से हम कस्टमर वैल्यू को रिसर्च करते हैं और फाइंड करते हैं कस्टमर किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत दे रहा है वाइल परचेजिंग समथिंग। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी एक शॉर्ट सी डिस्कशन थी रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग प्रोसेस। इस बारे में जो है एक हमारी जो अहम बात है स्टूडेंट्स वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग जो है इट्स अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल बाइंग या कंज्यूमर बाइंग से थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो बेसिक जो बाइंग एंड सेलिंग है वो सेम रहता है, और जो बेसिक मार्केटिंग के रूल्स हैं वो सेम रहेंगे, और उसके साथ साथ जो हम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसके से मजीद जो है वो बेनिफिट ले रही होगी यूजिंग दीज टूल्स एंड टैक्टिक्स। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।